नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे इलेक्शन कमीशन पर सवाल, मतदान प्रतिशत पर बवाल। दरअसल देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अब तक 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पिछले 4 चरणों में वोटिंग के आंकड़ों में 4 से 6% तक का अंतर पाया गया। इसे लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग से सवाल उठा रहे हैं। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव में 13 मई तक 4 चरणों के वोट संपन्न हो चुके हैं। इन 4 चरणों में मतदान के दिन देर शाम जो आंकड़े पेश किए गए, उसके बाद में जारी किए गए आंकड़ों में 4 से 6% तक की बढ़ोतरी के रूप में अंतर पाया गया। इस अंतर को लेकर विपक्ष ने तरह तरह के आरोप लगाते हुए न सिर्फ बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गए हैं। शुक्रवार को एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मतदान होने के इतने दिन बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ जारी क्यों किया जा रहा है। आयोग इसको समझाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वो एडीआर की इस याचिका पर 24 मई तक जवाब दाखिल करें कि मतदान के बाद वोट प्रतिशत कैसे बढ़ा। एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की है कि चुनाव आयोग वोटिंग के 48 घंटे बाद वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डेटा जारी करे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल चुनाव आयोग से उनके एक वकील से किया कि चुनाव आयोग ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि डेटा इतना ज्यादा है कि इसे 48 घंटे के अंदर फाइनल कर लेना संभव नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। उन्होंने कहा कि सिस्टम में वोटर टर्नआउट के आंकड़ों में हेरफेर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले भी अंतिम मतदान डेटा मतदान के दिन जारी आंकड़ों से बदला गया है क्योंकि इसे अपडेट किया जाता है। हालांकि उन्होंने टीओआई से कहा कि चुनाव आयोग को चेतावनियों के साथ सटीक डेटा सार्वजनिक डोमेन में डालने में संकोच नहीं करना चाहिए और इसे साझा करने में क्या बुराई है। इससे कोई नुकसान कैसे होता है। उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता का मतलब अधिक विश्वास है। बहरहाल 5 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इस मुद्दे ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि मतदान के प्रतिशत में कितना अंतर देखा गया। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव आयोग ने 60.05% मतदान बताया। 30 अप्रैल को बढ़कर 66.14% हो गया। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 60.96% मतदान बताया गया। 30 अप्रैल को बढ़कर 66.71% हो गया। 7 मई को तीसरे चरण के लिए 61.45% मतदान की जानकारी दी गई। 11 मई को बढ़कर 65.68% हो गया। 13 मई को चौथे चरण के लिए आयोग ने 62.97% मतदान बताया, जो 14 अप्रैल को बढ़कर 68.17% हो गया था। कुछ घंटों या दिनों में मतदान के प्रतिशत में 4 से 6% की बढ़ोतरी के पीछे चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है, उनके अनुसार जहां भी वोट पड़ते हैं उन तमाम पोलिंग स्टेशन पर चुनाव अधिकारी वहां मौजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट या उम्मीदवारों को फॉर्म 17 देते हैं, जिसमें उस बूथ पर ईवीएम से पड़े कुल वोटों की गिनती होती है। चुनाव आयोग का तर्क है कि देश में कितने ही पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो दूर दराज पहाड़ी और घने जंगलों में बनाए गए हैं, जहां पोलिंग पार्टियों को पहुंचने में भी कई बार 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। कई जगह हेलीकॉप्टर की भी सेवाएं लेनी पड़ती हैं। इन तमाम पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग पार्टी के आने के बाद ही उन ईवीएम का डेटा रिटर्निंग ऑफिसर वोटर टर्नआउट ऐप में अपलोड करते हैं। ऐसे में मतदान होने वाले दिन के कुछ दिनों बाद तक मतदान फीसदी में बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी ऐसा होता था। अधिकारियों का कहना है कि वोटर टर्नआउट में कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी संभव नहीं है। ये 100% फुल प्रूफ है, लेकिन समस्या मतदान होने के असल आंकड़े आने में देरी की है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव आयोग जो तर्क दे रहा है वो सही है या फिर विपक्ष के सवाल। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए तो देखिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल है और मतदान प्रतिशत पर बवाल है। ये बात अभी से नहीं आई है। जब पहला चरण था तब से ये बात लगातार विपक्ष उठा रहा था। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके 5 चरण संपन्न हो गए। 4 चरण तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो डिफरेंस देखा गया है उसको लेकर सवाल उठाया गया है। अब ये कितना सही है कितना गलत, लेकिन कुल मिला के ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट पहुंच चुका है और वहां से क्या फैसला आएगा। लेकिन एक बात तो है, वहां से भी जो गाइडलाइंस दी गई हैं और जो कहा गया है कि आप कम से कम 48 घंटे में पूरी चीजों को क्लियर करिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये तर्क कि कई बार ऐसा होता है, काफी दूरी होती है, वहां से आती हैं ईवीएम्स जमा होती हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास डेटा जाता है, अपलोड में टाइम होता है,
लेकिन क्या कोई भी लेट लतीफी की वजह से या देर होने की वजह से 60% वाला जो एक परसेंट होता है, क्या वो 66 हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, इसको समझना पड़ेगा। भले ही ये बात कही जा रही हो, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी कहा हो ऐसा नहीं है, सब कुछ 100% सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल तो है क्योंकि आखिर ये सारी चीजें आ रही हैं तो कैसे। इस चर्चा पर हमारे साथ कई विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं उचित शर्मा। उचित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उचित जी सबसे पहले आपसे करना चाहती हूं। एक ऐसे मुद्दे पे आज हम हैं क्योंकि सवाल लगातार उठते आ रहे थे, हर चरण में ये बात देखने को मिल रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ वोटिंग परसेंट जो है बढ़ा। अमूमन ये होता है कि जैसे मान लीजिए 6 बजे वोटिंग क्लोज होती है तो सारी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करना, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वहां पर लाइन में खड़े होते हैं, वोटिंग क्लोज होती है लेकिन जितने लोग वहां हैं उनका वोट डलेगा, पूरा परसेंटेज पूरा निकलकर सामने आता है, वो अपलोड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ घंटे में ये चीजें हो सकती हैं, या बाहर से आपका डेटा आ रहा है, तमाम जगह से आ रहा है, वो भी 24 आवर्स या 48 आवर्स, ठीक है, काफी है 2 दिन का वक्त। लेकिन उसके बावजूद ये डेटा जब हम 19 तारीख को कुछ और बताते हैं और हम 30 तारीख को 6% का इजाफा कर देते हैं, जिसको लेकर एक शंका हुई, और जब शंका होती है, पहले ईवीएम्स को थी, अब इनको लेकर होने लगी है, तो ये बढ़ा हुआ जो मतदान प्रतिशत बताया जा रहा है, आप इस नजरिए से इसको लेकर क्या समझते हैं? देखिए राखी जी, इस लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो है विश्वसनीयता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की विश्वसनीयता अगर कहीं भंग होती है, विश्वसनीयता पे कहीं अगर शक होता है, तो निश्चित ही ये लोकतंत्र के लिए अच्छे साइन तो नहीं है। आप अगर ईवीएम मशीन की बात करें, आप वीवीपैट के जमाने में चल रहे हैं, आप कंप्यूटर के जमाने में चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप, मोबाइल और सूचना तंत्र के इतने सशक्त होने के समय में भी आप देखिए कि 48 घंटे के अंदर अगर आप डेटा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग की कमजोरी है। चुनाव आयोग के में विश्वास जो होता नहीं, उसमें शंका के फूल क्या कद्दू बोले तो आप बोले जो बोलना चाहिए कि वो उपलब्ध हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं। आप शक की गुंजाइश ही नहीं, लंबी गुंजाइश, लंबा अविश्वास पैदा हो रहा है लोगों में। और भले ही उनके पास अपने कहने के लिए उनके पास बहुत बड़े मंच ना हो, लेकिन जब आपस में वो चर्चा करते हैं तो अविश्वास की भावना तो जागती है, जो इस लोकतंत्र के लिए अच्छे साइन नहीं है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। बावजूद उसके कि जब 25 और 26 देश के लोग, अन्य देश के लोग आपके यहाँ विजिट करते हो, आपकी इस लोकतांत्रिक प्रणाली को समझने और देखने के लिए कि कैसे किया जाता है, उस समय ये अविश्वास के भाव अगर पैदा हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो डाउट तो होता है। कि आप देखिए कि जैसे यहाँ पहले तो तर्क ये दिया जा रहा था ईवीएम का, इससे कोई भी चीजें फास्ट निकल के आ जाए, गणना को लेके, फैक्ट एंड फिगर को लेके, आंकड़ों को लेके बहुत जल्दी सब चीजें निकल के आ जाएगी, मगर वो ही चीजें आज तक उपलब्ध नहीं। इतना तो 1952, 1957, 1962 और बाकी के इलेक्शनों में भी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है, तो फिर हम किस ओर जा रहे हैं? शंका तो बनती है ना कि क्या पूर्व के इलेक्शन में क्या इतना रुका जाता था फैक्ट एंड फिगर के लिए? फॉर्म नंबर 17 में जब पूरे फैक्ट एंड फिगर है, उसको आपको कंसोलिडेटेड ही तो करना है, एक स्टेटिस्टिक्स की पूरी जमाना है, और आपको क्या करना है? तो ये क्या है? क्या इसके पीछे कुछ राजनीति चल रही है? इसके पीछे कुछ अन्य कैलकुलेशन चल रहे हैं? ये भी समझना जरूरी है कि हमने भी अब जब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चीजें हुई, तो ये फैक्ट एंड फिगर कुछ बढ़ के आई। कई बार तो ऐसा होता है कि ये है कि जो जिला अधिकारी है, जो चुनाव अधिकारी है, उन्होंने तमाम उनके प्रयासों के बावजूद भी हमने देखा कि वो इतने खर्चे कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रति व्यक्ति आप कैलकुलेशन लगाइएगा राखी जी कि कितने खर्च हो रहे हैं और पूर्व में कितने खर्च होते थे, बावजूद उसके हम मत प्रतिशत नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पे कलेक्टर और डीएम की जो है, इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप थर्ड जेंडर को रैम करवा रहे हैं, फर्स्ट वोटर को रैम में आप चलवा रहे हैं, तमाम विज्ञापन करवा रहे हैं, प्रति व्यक्ति का जो खर्च है वो निकल के आया है। मुझे अभी इस वक्त राखी जी माफ कीजिएगा याद नहीं कि प्रति व्यक्ति कितना खर्च हो रहा है, बावजूद उसके आप अपना पूर्व की फिगर भी मैच नहीं करा पा रहे हैं। क्या है ये? इसकी जिम्मेदार कौन है? तो ये समझने की आवश्यकता है। और वहीं पे अगर आप फैक्ट एंड फिगर नहीं दे पा रहे पब्लिक के लिए, तो इलेक्शन कमीशन को ऐसी चीजें इजाद करनी चाहिए कि कम से कम विश्वास बना रहे। अविश्वास को जो केंद्र को करना था तो वो तो हो ही गया। जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेके इतने बड़े सवाल होने लगे, तो फिर बचा क्या कि जब उनपे ही विश्वास नहीं रहा,
तो आप देखिए कि बाकी उनके क्रियाकलापों पे हम कैसे विश्वास कर लें। ठीक है। जब मुखिया की नियुक्ति पे ही सवालात खड़े हो रहे हैं, तो फिर उनके क्रियाकलापों पे तो सवाल होना लाजमी भी है। ठीक है उचित जी, बीच में रोकूंगी, वापस आती हूँ। तनुज जी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल राकेश जी, सुन पा रहा हूँ मैं। तनुज जी, ये पहला चरण हुआ, उसके बाद वोटिंग परसेंट 6% बढ़ के आता है। दूसरा चरण होता है, वहां भी ग्राफ बहुत बढ़ता है। तीसरे चरण में 3-4% का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखता है। ऐसे करके 4 चरण हमने देखे जिसमें ये आंकड़े बढ़ते हुए आए। देखिए, जेन्युइनली हम समझेंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि 6 बजे वोटिंग क्लोज होती है, कुछ लोग लाइन में होते हैं, काफी भीड़ होती है, उन सबके वोट डलते होंगे। हो सकता है 6:30 बजे तक लाइन लगी है, या उसके बाद पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। उस दिन तक के लिए कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन 24 आवर्स होता है। कोर्ट को देखिए, उन्होंने तो 48 आवर्स बोल दिया कि आप 48 घंटे में पूरा डेटा आप दे दीजिए, उसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कोई भी वोटिंग परसेंटेज 60 से 66 हो जाएगा? आप समझ रहे 6% का इजाफा बहुत होता है, ये कैसे आ रहा है? देखिए राकेश जी, मैं आपको बताता हूँ, ये तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, इस पे पूर्णतः विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया का हिस्सा होता है। निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है। हम इस समय उनको इस तरीके से कटघरे में खड़ा करके ये सवालात नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आज इतने विकसित टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा अगर हो रही है, तो मैं ये जानकारी दे दूं कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी जब कभी इलेक्शन होते हैं तो डे 1 पे कभी भी एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटेज बाहर नहीं होता है। अगर आपने देखा हो, रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपने देखा होगा कि कभी भी उसमें वोटिंग परसेंटेज डे 1 नहीं, 4 दिन तक हम डाटा देखते रहते हैं अखबारों में, अलग अलग डाटा हर बार अपडेटेड हो के आता है, मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी आती है। और ठीक इसी तरीके से अगर आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अगर कोई डाटा बाद में इनपुट दिया गया होगा, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया एक कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्र भर के जो चुनाव होते हैं उसमें इतने सारे अधिकारियों का सहयोग होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत इतने सारे लोग काम करते हैं, और वो एक विचारधारा के नहीं हो सकते जो सभी लोग। इस विपक्ष का देखिए काम हमेशा यही रहता है कि विपक्ष हमेशा आरोप प्रत्यारोप और कुछ इस तरीके के मौके ढूंढता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आंकड़े जितने ही बढ़ रहे हैं वो जेन्युइन होंगे, और निश्चित रूप से क्योंकि इतनी सारी ईवीएम मशीन्स होती है, इतने सारे पोलिंग बूथ होते हैं, इतनी सारी जगह चुनाव की प्रक्रिया होती है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट विद द परसेंटेज डाटा शाम तक चुनाव मतलब मतदान खत्म होते होते आ सकेगा। मुझे लगता है कि इसमें शायद उन्हें कुछ समय लगता होगा, और वही समय लगा होगा जिस वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। जी ठीक है। अच्छा तनुज जी, एक जो तर्क आया जो कोर्ट में रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि कई बार काफी घना जंगल होता है, कुछ पहाड़ियां होती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस की बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, वहां से भी चीजें आती हैं तो वक्त लगता है। ये इलेक्शन कमीशन का तर्क है जो उन्होंने कोर्ट में दिया। तो क्या इतना वक्त लगता है वहां से चीजों को आने में कि हम परसेंटेज को हम सामने नहीं रख पा रहे, और चलिए हम रख भी रहे हैं तो हम एकदम से इतना बढ़ता हुआ दिखा देते हैं? मतलब समझिए, कहीं से भी कोई चीज आ रही है तो क्या वो इतना बढ़ा देगी? हमको थोड़ा सा समझना होगा। हम बहुत अलग प्रोसेस में हैं अपने देश में, और यहाँ पर बात इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने की नहीं है। दरअसल विपक्ष ने जो सवाल उठाए, ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया, और आप समझ रहे हैं जब कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर आज हमको हर व्यक्ति ये जानने के लिए सोच रहा होगा कि नहीं पहले चरण में हुआ, दूसरे चरण में, हर चरण में क्या हुआ। जबकि हम देख रहे थे कि वोट परसेंटेज था वो कम आ रहा था, और जब कम आ रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने खुद इतना चीजों को लकी ड्रॉ रखे, तमाम चीजों को रखा ताकि लोग बढ़ कर मतदान करें, एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज दिखे। ऐसे में दूसरी चीजें और निकलकर यहां सामने आ गई, इसलिए इस चर्चा में आज हम बैठे। नहीं, मैं एक चीज बताता हूं, अगर देखिए कोई भी प्रतिशत कि हर चरण के बाद अगर बढ़ा ही है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से जो डे 1 काउंटिंग होती होगी कि कितने प्रतिशत, कितने परसेंट ऑफ वोटिंग हुई है, वो निश्चित रूप से सही एग्जैक्ट डाटा डे 1 नहीं आया होगा उनके पास में। क्योंकि अगर इस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत अगर बढ़ना भी होता तो किसी एक चरण के बाद दूसरे चरण की बात होता, लेकिन ये निरंतर हर चरण के बाद अगर बढ़ा है, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो में भी एक इस टाइप का प्रोसेस होगा जिसके अंदर सारी चीजों को आने के बाद में डाटा इकट्ठा किया जाता होगा, और फिर उसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो उसमें फाइनलाइज होता होगा, जो भी इसमें कितने परसेंट से चाहे वो बढ़ रहा हो। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है राखी जी इसमें।
ठीक है। उचित जी, मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत सारे सवाल ईवीएम पे उठते हुए देखे। हमने इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हैं उनको भी मैंने काफ़ी पहले सुना था। उन्होंने भी बहुत क्लियर इस इलेक्शन के पहले जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने कहा था कि ईवीएम पे विश्वास रखिए, और 55 लाख ईवीएम थी जिससे इस बार ये वोटिंग हो रही है। तब की बात मैं बता रही हूँ जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब सवाल यह है कि विश्वास तो चलिए हमें रखना चाहिए, हम रखेंगे, लेकिन जो विपक्ष है जब इस तरह की चीजें आती हैं वो सवाल उठाते हैं। जब सवाल उठाते हैं तो वो आज तो बिल्कुल खुल के कहते हैं कि चुनाव आयोग भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। और ये बात हमें एक बार और यहाँ देखनी होगी इन सारी चीज़ों के साथ। गाइडलाइंस थी इलेक्शन कमीशन की कि बहुत सारी ऐसे बयान या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देंगे दिग्गज, उन पर कार्रवाई होगी। और आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे बताइए, हमने 5 चरण देख लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने सुनी और देखी हैं जो उस गाइडलाइंस में थी, उसको नहीं बोला जाना चाहिए था, बट वो हुई। पर क्या इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की? ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो निश्चित तौर पर जब ये चीजें आ रही हैं तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? एक ऐसा तर्क तो सामने आए जिसको यकीन किया जाए। नहीं, ये देखिए राखी जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो तनुज जी बात कर रहे हैं, आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। आदर्श स्थिति ऐसी होनी चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी और उन्होंने तमाम वो बात की थी और एक प्रोटोकॉल बनाए थे जिसमें सत्ता पक्ष तो कम से कम नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष की दादागिरी है और उनके हिसाब से काम नहीं हो रहे। अब जो भी विपक्ष जो शिकायत करता है तो शिकायत करता है, तो वो नड्डा जी को चली जाती है शिकायत या पार्टी को चली जाती है, मगर जिसने बोला है उसको नहीं जाती। ये थी। तनुज जी जो कह रहे थे कि अमेरिका में डेटा नहीं आता है, लेकिन तनुज जी वहां का उदाहरण भी आप दे दीजिए कि क्या इलेक्शन कमीशन जो का चयन कौन करता है और वहां उसकी क्या पद्धति है और उसका चयन कितनी पारदर्शिता से होता है, उसमें कौन कौन रहते हैं, वो भी एक देख लीजिए। तो हमारा विश्वास उन पे क्यों हो, या हमारे जैसे लोग क्यों विश्वास करें? हम पत्रकार हैं, हम वो आप जो कह रहे हैं हम वो देख, बात अलग है, लेकिन आप जो पीछे छुपा रहे हैं हम उसे देखने की कोशिश करते हैं और वही हमारा काम है। अब बता क्या रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है अभी तो हम अब छुपा क्या रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है। हम उसी पे इंटरेस्ट उस पे ज्यादा लेते हैं कि आप छुपाने के प्रयास क्या कर रहे हैं वो जरा बता दीजिए। तो आप जब चयन में जब इनकी मतलब रेफरी हमारा होगा, टीम हम खेलेंगे, तो ये कैसे है? ये तो व्यवस्था पे गड़बड़ी ना, लोकतंत्र के ढांचा पे गड़बड़ी है, जो सिस्टम है उस पे गड़बड़ी। जब आप अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे तो गड़बड़ी है। आदर्श स्थिति की बात उन्होंने की थी इलेक्शन कमीशन ने, हम भी सुन रहे थे, लेकिन उसको फॉलो तो उनको ही करवाना है ना। अब वो राजा करे या रंग करे, पक्ष करे या विपक्ष करे, इसकी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या, या पूरी जिम्मेदारी एक पत्रकार, एक नागरिक, एक राजनीतिक पार्टी ही निभाए? बाकी इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 3 दिन में अमेरिका में आता है, 4 दिन में जर्मनी में आता है, 5 दिन में फ्रांस में रिजल्ट आते हैं। तो ये जब आपने बात की थी ईवीएम की, जब बात की थी वीवीपैट की, पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता तो यहाँ आपके चयन में ही नहीं है, तो आपके कार्य में कहाँ से हो सकती है? देखिए, इस बात को लेके वो तो गनीमत है एडीआर की, एडीआर जैसी एजेंसियों की, एडीआर जैसी एनजीओ की, जो कम से कम कोर्ट में गए। नहीं तो आप तो दूसरे किसी शख्स को कोर्ट में जाते हैं, आप तो उसको आप मार देंगे, या फिर आप उसको सजा दे देंगे, या फिर उससे कोई खुन्नस निकालेंगे, या फिर इंडिविजुअल आदमी तो अब सख्ती भी नहीं करता है ना कोर्ट जाने की। ये भय का वातावरण तो बना हुआ है। वो तो एडीआर एजेंसी जो है, इतने बिंदासी से वो जाते हैं, काम करते हैं, और उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लेके भी काम किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके भी उन्होंने दिखाया जनता को। तो इसमें कुछ भी मतलब आप काले पीले की बात करें तो उसकी संभावना बिल्कुल हो सकती है, इससे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। आप ये बात करें कि नहीं, साफ सुथरी बात है, चीजें हैं, कितने भी तर्क दे, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो उनको नोटिस क्यों नहीं दे रहे? आपके लिए तो सब बराबर है, राजा हो रंक हो, आपके लिए सब पार्टी एक जैसी है। लेकिन वो जिले इलाही हो गए, आप गरीब हो गए। ये क्या स्थिति पैदा कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर साहब? क्या क्यों पारदर्शिता? आप सेलेक्टिव क्यों है? इलेक्शन कमीशन सेलेक्टिव है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। मैं इनके प्रति बिल्कुल, आप सोच रहे होंगे कि ये पत्रकार पूरे के पूरे नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। नहीं, नेगेटिविटी नहीं, जो सत्यता दिख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब वो सत्ता पक्ष के साथ हो या सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए जो मौजूदा हालात में हमने इसके पूर्व के भी चुनाव देखे, हमने वीपी सिंह जी के भी चुनाव देखे, हमने मनमोहन सिंह के भी टाइम देखे, अटल जी के टाइम भी देखे, लेकिन
इतनी भर्राशाही या इतने तरीके की बयानबाजी, इतने एक तरफा चीजें इतनी बड़ी बड़ी कह दी गई अल्पसंख्यकों के लिए, और उसके बाद शिकायतें हुई तो कोई कार्यवाही नहीं। तो इसका जवाबदार कौन होगा? इलेक्शन कमीशन होगा, जवाब दे जनता को। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े? इस हालात कैसे पैदा हो रहे हैं, बावजूद इसके कि जब पूरे के पूरे फॉरेनर हमारे यहाँ देखने आते हो, अन्य स्टेट देखने आते हो हमारी व्यवस्था, इस सब लोकतंत्र के एक मंदिर के पास आते हैं और उस मंदिर में इस तरीके की मूर्तियां लगाई जाती है और बैठा ली जाती है, तो क्या हाल होगा? ये सोचने का वक्त है, ये विमर्श का वक्त है, और हमें फिर से इस लोकतंत्र की परिकल्पना और चुनाव की परिकल्पना और संवैधानिक व्यवस्थाओं पे फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक बात है। देखिए, और एक बात मैं फिर से यहाँ कहूंगी, देखिए तनुज जी, एक चीज को थोड़ा सा देखना होगा। मैंने कुछ कंटेंट आज जो देखे और पढ़े हैं, कुछ जगह पे तो बड़ा सवाल था। मैंने पहले चरण की बात करी जहां 19 अप्रैल को 60% होता है और सीधे 30 अप्रैल को, यानी आप समझ लीजिए 10-11वें दिन आप सीधे 6% 7% को बढ़ा देते हैं। तो एक तो सवाल, और इतना वक्त लगने वाली बात कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि इतना वक्त लगता। दूसरी चीज, 26 अप्रैल को दूसरा चरण होता है, वहां 60.96% एक मतदान का प्रतिशत आता है। 3 दिन बाद यानी 26 और 4 मतलब 30 तारीख को आप देखिए कि ये 66.71 हो जाता है। ऐसे ही 7 मई को जो तीसरा चरण था वो 61 था, और फिर 11 मई को यानी 7 के बाद सीधे 11 मई को वो 65 पहुंचता है। तो देखिए, जहां 2% है, 2-2.5% तक भी मुझे तो ज्यादा लग रहा है, पर ठीक है। लेकिन बाकी जगह जो 6-6, 7-7% आप समझ रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा सवाल लगा, और विपक्ष ने भी इसी को फोकस किया कि ये इतना डिफरेंस कैसे, और 10-11 दिन लग रहा है सारी चीजों में, इतना वक्त भी। तो ये भी निश्चित तौर पर एक सवाल है, इसलिए ये सारी चीजें आई हैं सामने। जी राखी जी, मैं आपसे वही चीजें समझाना चाह रहा हूँ, वही साझा करना चाह रहा हूँ। आप भी इन चीजों से बहुत अच्छे से जानती हैं कि पूर्व में भी जितने चुनाव हुए हैं उनमें भी परसेंटेज वोटिंग के बाद बढ़ा है, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार का हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार का हो या उसके पूर्व के हो। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, डे 1 में एग्जैक्ट डाटा विद द एग्जैक्ट परसेंट एंड एग्जैक्ट एवरीथिंग कभी भी नहीं शेयर किया गया है। ठीक है, जो पहले जो विलंब हुआ है वो कम ड्यूरेशन का होता था, इस बार ड्यूरेशन शायद ज्यादा रही होगी। क्या वजह है? ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन दायर की गई है तो वहां निश्चित रूप से उन्हें जवाब भी देना पड़ेगा, और उस जवाब के अंदर निर्वाचन आयोग जो है अपनी सारी चीजों को स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत करेगा। लेकिन डाटा बढ़ना इतना बड़ा विषय इसलिए नहीं है क्योंकि डाटा हर साल हर चुनाव के अंदर ये डाटा ऐसी तरीके से बढ़ता है। हम हमेशा देखते हैं कि डे 1 पे जो डाटा आता है कभी भी एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, और यही चीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जो पूर्व में भी चुनाव हुए हैं उनमें भी इस तरीके की प्रक्रिया हुई है, और हमें देखिए निर्वाचन आयोग पर पूर्ण भरोसा इसलिए भी रखना चाहिए कि किसी भी रूप में आयोग जो है, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी का समर्थन करता है। ठीक है तनुज जी, क्या करें? देखिए तनुज जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुझे उचित जी की बात को भी देखना है, और खुद भी मेरा जो पॉइंट है विश्वसनीयता, जिसको लेकर एक वर्ड को लेकर हमने चर्चा शुरू की, उस विश्वसनीयता को यदि बरकरार रखेंगे, वो चीजें वैसी चल रही होंगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहां सवाल आ गए और विश्वसनीयता गई, तो फिर देखिए वो सवाल बढ़ते ही चले जाएंगे, उस पर फिर अब कोर्ट तक हमें जाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन पर मकसद ये नहीं कि हम सवाल उठाएं, लेकिन वो पारदर्शिता जो चाह रहे हैं वो दिख नहीं पा रही है ना, और पूरे इलेक्शन में वो कटघरे में खड़ा रहा, इसलिए इतनी बात हो रही है। खैर ठीक है, वहां से क्या फैसला आता है ये तो अब कोर्ट में डिसीजन है, सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन पर सवाल तो है, सवाल उठाना मकसद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पारदर्शिता नहीं दिख रही है, इतने गैप के बाद इतने परसेंट बढ़ रहे हैं, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। अब देखते हैं वहां से फैसला क्या आता है। बहुत गंभीरता से, निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है जो सब पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आखिर क्या है इसके पीछे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।